अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं और रियल एस्टेट बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। पहला तो है आपको लीड्स मिलता है, दूसरा लीड्स को आप नर्चर कर सकते हैं, और तीसरा है अगर आप नहीं डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो फिर कोई और करता है डिजिटल मार्केटिंग, जो आपका बना बनाया हुआ मेहनत कोई और उसका रिजल्ट लेके चला जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने किसी आपके लीड के साथ बात किया, आपने आपका प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ बताया, आपने उस एरिया के बारे में बताया, उनको बहुत सारी जानकारी दी, उनको एडुकेट किया, और उसके बाद वो आपसे निकल कर घर जाता है, तो वो सर्च करता है आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आप जो प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, आप जो प्रॉपर्टी जगह के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में वो गूगल में सर्च करते हैं। यूजुअली यही होता है। तो सर्च करने से अगर आपका बिजनेस सामने नहीं आता है और किसी और का बिजनेस सामने सामने आ जाता है, तो ये लीड जो है वो क्या करेगा, उसके वेबसाइट पे जाएगा या उसके सोशल मीडिया आइकन्स पे जाएंगे, और वहां से उनका इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करना ज़रूरी है। और डिजिटल मार्केटिंग रियल एस्टेट में करने के लिए क्या-क्या चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए, और इसमें से हम मेरे तजुर्बे में मैं मुझे जो समझ में आया, 5 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं, आपको बताते हैं ये 5 चीज़ें क्या है, जिसे कि आप खुद थोड़ा-सा मेहनत करेंगे, थोड़ा-सा टाइम लगाएँगे तो खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रियल एस्टेट में डिजिटल मार्केटिंग, इसमें आपको 5 चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक-एक करके शुरू करते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो है आपको बायर पर्सोना बनाना पड़ेगा। ये बायर पर्सोना बनाना जो होता है, इसका मतलब होता है कि आपको समझना कि आप किसको अपना प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं या किसके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। आपका जो बायर है, प्रॉपर्टी बायर है, मैं यहाँ बायर को ही टारगेट करके बात कर रहा हूँ। तो आपका जो बायर है वो कौन है? तो अगर आपका प्रॉपर्टी के बायर को आप समझ जाते हैं, तो आपका डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू होता है। आप सोच सकते हैं कि ये बायर को समझना तो कोई डिजिटल का काम नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं बना रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे हुआ? लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जितना भी आप अच्छा वेबसाइट बना लें, जितना भी सोशल मीडिया में काम कर लें, ये सही जगह पे आपका इन्फॉर्मेशन जाएगा नहीं, आप सही लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। मान लीजिए आपने आपने प्रॉपर्टी बनाया, या आपका जो प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं वो है, लेट्स से 1 करोड़ के ऊपर का प्रॉपर्टी है, और आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि 50 लाख से ज़्यादा खर्चा ही नहीं कर पाते हैं, या फिर उनका मंथली टेक होम लगभग मान लीजिए 50,000 जैसा है, 30,000 50,000 जैसा है, तो वो लोग इस तरह के प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्टेड होंगे ही नहीं। तो आपको ये समझना है कि बायर कौन है। तो अगर आपने बायर को समझ लिया, तो उसके बाद आपको समझना है वो बायर कौन से स्टेज में है, वो हॉट है, वार्म है या कोल्ड है, तो ये समझना ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, ये हॉट, कोल्ड, वार्म और हॉट क्या होते हैं। तो समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल की तरह बताता हूँ। आपका नोएडा में कोई प्रॉपर्टी है और आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, और वो प्रीमियम फ्लैट्स है, या फिर लेट्स से प्रीमियम का बात मैंने कर लिया, तो आपको मैं बताता हूँ वो बहुत अफोर्डेबल सेगमेंट में प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है आपका 25 से 30 लाख में 2 BHK अवेलेबल है। तो ये प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, और आपका कुछ खास ऑफर चल रहा है, मान लीजिए 11,000 रुपये में आपका बुकिंग हो सकता है प्रॉपर्टी का। तो अगर ऐसा प्रॉपर्टी आपके पास है, अब आप इस प्रॉपर्टी को जिन लोगों के पास ले जाएंगे, पहला समझना होगा कि आप किनको दिखाना चाहते हैं। तो वो लोग जो है वो कौन सा स्टेज में है। अगर मान लीजिए आप, एक तरह के लोग होंगे जिनको आपके नोएडा के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, नहीं, उन्होंने बस सोचा है कि एक घर खरीदना है, तो आप उनसे किस तरह से बात करेंगे? तो उनसे जब हमको बात करना होगा, तो आपको उनके बारे में अ, उनके उनको आपको सिचुएशन को बताना पड़ेगा कि नोएडा का सिचुएशन कैसा है।
उनको प्रॉब्लम के बारे में बताना होगा कि मान लीजिए उनको बताना है कि देखिए आप नोएडा में घर खरीदना चाहते हैं, घर बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये जगह बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस है, और मान लीजिए ये लोग आप अफोर्डेबल सेगमेंट में लोगों को ढूंढ रहे हैं, यानी कि घर बेच रहे हैं, यानी कि आप उस लेवल का इनकम लेवल जिनका है उन्हीं को आप टारगेट कर रहे हैं। तो लेट्स से आप नोएडा में वर्कर्स लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, उनको आप टारगेट कर रहे हैं, और ये लोग ज़्यादातर होते हैं बिहार या यूपी से आकर यहाँ बसे हुए हैं। शायद इन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए इनको आप किस तरह से बात कर पाएंगे, तो सिचुएशन के बारे में उनको बताना है कि देखिए आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पर रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो यहाँ का आपका माहौल बहुत अच्छा है, एडवांस हो सकता है, आपका बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। ये सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना है। अब उनको प्रॉब्लम के बारे में बताना है कि देखिए आपका पूरा ज़िंदगी भर का पूँजी आप घर में लगा रहे हैं, तो ये आपको बहुत सावधानी से लगाना पड़ेगा। हाल-फिलहाल में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ की लोग ने पैसा लगाया घर पर और वो डिस्प्यूटेड लैंड निकला। तो सोचिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके बाद प्रॉब्लम को और बढ़ाना है कि अगर उनको समझाना है कि अगर मान लीजिए ऐसे प्रॉब्लम में आप फँस जाते हैं, तो आपका सिचुएशन क्या होगा? तो उसका इम्पैक्ट बताना होगा कि आप मान लीजिए ऐसे घर में पैसा लगा देते हैं, आपका ज़िंदगी भर का पूँजी आप उसमें लगा देते हैं और वो जगह ही डिस्प्यूटेड निकलता है, तो फिर क्या होगा? या फिर वो बिल्डर फर्जी निकलता है, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन से उनको थोड़ा-सा डराना होगा, और डराने के बाद आप उनको उनका सॉल्यूशन बताएँगे कि आपको ऐसा डरने का तो है माहौल, लेकिन ऐसा डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए कुछ अच्छा चीज़ लाए हैं और हमारा अच्छा रेपुटेशन है। हमारे बहुत सारे परिवार को हमने शिफ्ट करवाया है अच्छे घर में, उनका टेस्टिमोनियल हमारे पास है, हमारे बरसों से हमारा काम हो रहा है, तो इस तरह के बहुत सारे उनको ट्रस्ट फैक्टर देना पड़ेगा। तो ऐसे कोल्ड ऑडियंस जो है, जो कि जस्ट सोच रहे हैं, उनको थोड़ा-सा सिचुएशन में ले आने का कोशिश करना पड़ेगा, तो उस तरह का हम लोग का कम्युनिकेशन होगा। अब वार्म ऑडियंस कौन है? वार्म ऑडियंस जो लोग इस तरह के बातें जिनके साथ हो चुका है, या तो आपने किया है या किसी और ने किया है, या फिर वो लोग रेडी हो गए कि हाँ, मुझे नोएडा में घर खरीदना है। अब वो लोग थोड़ा-सा देखने लगे, उनको जगह के बारे में जानकारी हो गया, अब एक स्टेज पे वो लोग पहुँच गए। अब हम उनसे किस तरह से बात करेंगे? अब हम उनको सपना दिखाएँगे कि आपका घर अगर इस जगह पे होता है तो कैसा होता है? आप सोचिए आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो कैसा होता है? आप सोचिए आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे जब वो गाँव से आएँगे और आपके घर में, आपके शहर में आकर आपके घर में रहेंगे। तो ये सारे सपने उनको दिखाना है। तो वार्म ऑडियंस को हम डिज़ायर दिखाएँगे, उनके सपने दिखाएँगे, उनको किस तरह सच कर सकते हैं, ये सारे कुछ दिखाएँगे। अब हॉट क्लाइंट कौन होता है? यही कस्टमर बायर पर्सोना जब अब तय कर लेता है कि हाँ, हमको इस प्रॉपर्टी में खरीदना है, लेकिन अब वो थोड़ा-सा के लिए कुछ फँसा हुआ है कि मुझे पैसों का इंतज़ार करना है, या फिर मुझे एक पर्टिकुलर 2 बीएचके चाहिए जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे वैसा ही चाहिए, या फिर वो बोल रहे हैं कि मुझे मेरा फैमिली को एक बार दिखा के मैं इसको, पेरेंट्स को दिखाकर मैं इसको बाय कर लूँगा। लगभग जैसे कि वो रेडी है खरीदने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से वो खरीद नहीं रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, हम लोग इस सिचुएशन में हम प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी में क्या-क्या ख़ासियत है। हम इस समय अर्जेंसी दिखाते हैं कि देखिए प्रॉपर्टी निकलता जा रहा है, आपका जो फेवरेट चॉइस किया जगह है, वो ज़्यादा दिन हम रख नहीं पाएँगे, वो निकल जाएगा, या फिर ऑफ़र बता सकते हैं कि ये ऑफ़र खत्म होने वाला है, आप ये ख़ास ऑफ़र आपके लिए लाए हुए हैं, आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से बायर पर्सोना हमको बनाना ज़रूरी है, और उसके बाद उसके हिसाब से हमको कोल्ड, वार्म या हॉट ऑडियंस को उस तरह से बातें करना है, जिस तरह से उनके साथ बातें किया जा सकता है। आप समझ लीजिए कि हम हॉट ऑडियंस के जो साथ जो बात कर रहे हैं, हम घर के बारे में बात कर रहे हैं, वो जाके सीधा हम जाके ऐसे लोगों को के साथ बात करना शुरू कर दें, जो कि सिर्फ़ सोचना शुरू किए हैं कि घर खरीदेंगे कि नहीं, तो फिर बात बनेगी ही नहीं। और ठीक उल्टा भी होगा तो भी इस कोई मतलब ही नहीं होगा। कोई आदमी अगर तय कर लिया कि आपके प्रॉपर्टी में घर खरीदेगा, तो उसको उनको हम जाकर ये बताना शुरू कर दें कि नोएडा में रहना कितना अच्छा होता है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी समझ चुके हैं कि नोएडा में उनको रहना है और घर खरीदना है। तो ये बायर पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लानिंग आपको सबसे पहले करना है। दूसरा आपको जो करना है, आप
दूसरा ऑब्जेक्टिव है, वेबसाइट है। मैं दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पहले आपको वेबसाइट की बात बता देता हूँ। तो देखिए, बायर पर्सोना, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो बायर पर्सोना सबके लिए ज़रूरी है। किसी भी रियल एस्टेट में जो लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं उनको बायर पर्सोना करना ही चाहिए। अब बाकी बात रहा वेबसाइट की, अगर आपके पास फंड है, आप मार्केटिंग में खर्चा करना चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट ज़रूर बनाना चाहिए। और वेबसाइट, रियल एस्टेट का वेबसाइट ऐसा वैसा वेबसाइट होता नहीं है, बहुत रोबस्ट वेबसाइट होता है। अच्छा वेबसाइट बनाइए, रोबस्ट वेबसाइट बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं। इसमें आपके इतने सारे प्रॉपर्टी के डिटेल्स रहेंगे, उनके फोटोज रहेंगे, वीडियोज रहेंगे, 3D इमेजेस रहेंगे, उसके प्लानिंग रहेंगे, उसके बारे में लिखा रहेगा, उसका फिल्टर रहेगा कि कोई बोलता है कि मुझे 2 BHK 50 लाख से 75 लाख के अंदर ही दिखना है, तो आपको वो सारे प्रॉपर्टी दिखना है। मुझे इस जगह पे ऐसे प्रॉपर्टीज दिखना है तो वो दिखना है, मुझे मैप में दिखना है तो वो दिखना है। तो बहुत सारे चीज़ रहते हैं। रियल एस्टेट का वेबसाइट बहुत भारी और बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके आपका एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट बन सकता है। और ये वेबसाइट एक्सपेंसिव होता है। अगर कोई आपको बताता है कि मैं आपको बहुत सस्ते में वेबसाइट बना दूंगा, तो मेरा सजेशन है मत कीजिए, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद होगा। वेबसाइट अगर रियल एस्टेट में बनाना है तो अच्छा वेबसाइट बनाइए, स्ट्रॉन्ग वेबसाइट बनाइए। और वेबसाइट अगर बनाते हैं तो क्या ज़रूरी है, वेबसाइट से आपको ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होता है, क्योंकि आपसे कोई घर खरीद रहा है, कोई छोटा मोटा चीज़ तो खरीद नहीं रहा है। जो भी आपसे घर खरीदेगा वो मोटा पैसा लगाता है, अपना ज़िंदगी भर का पैसा लगाता है, तो उनको ट्रस्ट आना चाहिए। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो उनको ट्रस्ट उतना आता नहीं है, अगर है तो ट्रस्ट आता है। दूसरा है, उसका ऑथेंटिसिटी समझ में आता है, क्योंकि वेबसाइट में आप बहुत कुछ रखते हैं जिससे कि आपका ऑथेंटिसिटी समझ में आता है, आपका टेस्टिमोनियल रहता है, आपका क्लाइंट रिव्यूज रहता है, आपका जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है उनका फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ रहता है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ प्रॉपर्टीज का सारे फोटोज वगैरह रहते हैं, तो सारे डिटेल्स रहते हैं, तो उससे ऑथेंटिसिटी आता है, एक ब्रांड ब्रांड वैल्यू बढ़ता है। और इसके साथ आप वेबसाइट को एसईओ मैनेज कर सकते हैं, और एसईओ से आपका वेबसाइट सर्च इंजन में ऊपर आता है। कोई सर्च करता है आपके प्रॉपर्टी के बारे में, या उस लोकेशन में आपके जैसे प्रॉपर्टी अगर ढूंढता है, तो आपका वेबसाइट ऊपर आता है। और जाहिर सी बात है, अगर आपका वेबसाइट ऊपर आता है तो आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके पास इनिशियली अगर फंड कम है मार्केटिंग के लिए, तो आप वेबसाइट को नहीं भी कर सकते हैं। अगर वेबसाइट नहीं बनाते हैं इनिशियली, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा, आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को आपको लेकर उसका सेल्स फनेल बना सकते हैं। तो सेल्स फनेल आपका वेबसाइट हो या ना हो, आप बना सकते हैं। सेल्स फनेल आपका, मान लीजिए वेबसाइट है, फिर भी आप ऑब्जेक्टिव लेकर आपको सेल्स फनेल बनाना सुविधा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वेबसाइट में बहुत खासियत भी है, कुछ कमियां भी है, क्योंकि वेबसाइट एक एज इफ एक ब्रोशर की तरह होता है, एक जहाज की तरह होता है, जो कि पिन पॉइंटेड नहीं रहता है। यूं समझ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कोई शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, कोई बड़ा सा शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, तो आप शॉपिंग मॉल में जब घुस रहे हैं, तो वो पूरा शॉपिंग मॉल एक वेबसाइट है। और अगर आप शॉपिंग मॉल में घुसकर आप सोचते हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदना है, मुझे रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो आप शॉपिंग मॉल में वैसा एक शॉप में जाते हैं जहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान का भरमार हो। तो वो जो शॉपिंग मॉल में दुकान है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, वो आपका सेल्स फनेल हो गया। तो वो सेल्स फनेल जो दुकान है, जो रेफ्रिजरेटर बेचता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का, रेफ्रिजरेटर जैसे आइटम्स का फोकस करेगा, और उन लोगों पर ही फोकस करेगा, वो कोई गारमेंट्स खरीदने वाले पर फोकस नहीं करेगा। तो ये अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कि ये होता है वेबसाइट, और दूसरा होता है आपका सेल्स फनेल। तो आपको सेल्स फनेल, आपका थोड़ा सा कम पैसा है, तो पैसा लगाना चाहते हैं मार्केटिंग में, रियल एस्टेट में, तो आप सेल्स फनेल बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी कि आपके हो सकते हैं 10 या 12 प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, आप कोई एक प्रोजेक्ट ले लीजिए, या फिर आप कोई एक प्रॉपर्टी ले लीजिए, और उस प्रॉपर्टी को आप सेल कीजिए। या फिर मान लीजिए आप प्लॉट सेल करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक जगह पे एक कुछ प्लॉट्स है, उसको सेल करना चाहते हैं, तो वो प्लॉट्स को ले लीजिए। अब उस प्लॉट्स के बारे में हम लोग पूरा का पूरा मार्केटिंग करेंगे। तो इससे सेल्स फनेल बनता है। उसमें आपका लैंडिंग पेज बनेगा, जिस लैंडिंग पेज में आपका उस प्रोजेक्ट के बारे में दिया रहेगा, उस प्रोजेक्ट का खासियत दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा।
और उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, मतलब कोई उस लैंडिंग पेज में जाता है तो उसको इधर उधर का चीज़ नहीं दिखाया जाएगा, बस उसी चीज़ पे फोकस किया जाएगा। बस वही है, आप शॉपिंग मॉल और शॉपिंग मॉल के अंदर का शॉप का एग्जांपल समझ लीजिए। कोई शॉपिंग मॉल के अंदर कोई रेफ्रिजरेटर खरीदने जाता है और एक बार शॉप में घुस जाता है तो वहाँ पे उसको रेफ्रिजरेटर ही दिखता है। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के इधर उधर की चीज़ और दिखते होंगे, लेकिन लगभग वो सेम तरीके का चीज़ दिखता है। वहाँ उसको गारमेंट्स नहीं दिखेगा, वहाँ उसको शूज़ नहीं दिखेंगे, वहाँ उनको किसी और चीज़ का चीज़ नहीं दिखेंगे, वहाँ उनको बस वही चीज़ दिखेंगे। तो अगर आप सेल्स फनेल बनाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेकर, तो उसमें आप क्या-क्या कर सकते हैं, उसमें पीपीसी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, यानी कि पे पे पर क्लिक, यानी कि आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या फिर गूगल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसमें आप लैंडिंग पेज जो बनाते हैं वो एक नहीं एकाधिक लैंडिंग पेज बन सकता है, तो उसमें आप स्क्वीज पेज बनाते हैं, स्क्वीज पेज या फिर इसको ऑप्ट इन पेज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप कुछ फ्री देते हैं, यानी कि फ्री हो सकता है आपका ब्रोशर देते हैं, फ्री हो सकता है आप एक वर्चुअल टूर देते हैं या कुछ भी, ताकि लोग जैसे उसको लेने जाए तो आप उनसे बोलें कि आप आपका नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दीजिए, क्योंकि हमको लीड कलेक्ट करना है। तो आप एक लीड मैग्नेट बना लेते हैं। लीड मैग्नेट वही होता है, आपका ब्रोशर ब्रोशर हो सकता है, आपका वर्चुअल टूर हो सकता है, 3D वीडियो हो सकता है या रियल वीडियो हो सकता है। तो आप बता सकते हैं कि आप हमारा 3D इमेज 3D वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इस बटन को क्लिक कीजिए और बटन जैसे ही लोग क्लिक करेंगे तो उनको बोला जाएगा कि आप आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सारे कुछ हमको दीजिए। और जैसे ही वो लोग दे देते हैं, उनको हम लैंडिंग पेज में ले जाएँगे और उनको उनका जो डिजिटल एसेट्स है, ब्रोशर या वीडियो या जो भी कुछ है, वो हम उनको या तो ईमेल में डिलीवरी कर देते हैं या फिर ईमेल और लैंडिंग पेज में भी रख सकते हैं, उनको डाउनलोड करने के लिए। और उसके बाद एक थैंक यू पेज चला जाता है। तो ये पूरा सीरीज़ हमारा बनाया जाता है। इसके साथ क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग किया जाता है। अब रियल एस्टेट में रियल एस्टेट में ईमेल मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ज़्यादातर लोग रियल एस्टेट में ईमेल वगैरह देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। हाँ, आप सोच सकते हैं ईमेल आजकल कौन देखता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, ईमेल का साइंटिफिकली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ईमेल मार्केटिंग से बहुत इफेक्ट आता है। अब आप सोचे या ना सोचे, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देखा गया है रियल एस्टेट में भी ईमेल मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसमें कन्वर्शन आता है। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ईमेल मार्केटिंग में होता क्या है, जैसे ही उन्होंने अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ दिया, ईमेल जाना शुरू हो जाता है। तुरंत एक ईमेल जाता है, दूसरे दिन जाता है, तीसरे दिन जाता है, ऐसे लगातार ईमेल का सीरीज बनता है, वो जाता रहता है। इसके अलावा ईमेल ट्रिगर होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने ईमेल भेजा, क्लाइंट ने देखा नहीं, लेकिन 7 दिन बाद उन्होंने वो ईमेल खोला। जैसे ही वो ईमेल खोलते हैं तो वो ट्रिगर हो जाता है दूसरा एक्शन में। तो ईमेल के साथ हमारा जैसे ही उस दिन वो ईमेल खोलते हैं तो उनको एक व्हाट्सएप चला जाता है। ये सारे चीज़ ऑटोमेटिक होते हैं। तो उनको व्हाट्सएप चला जाता है कि आपने अभी ईमेल देखा है, हमारी प्रॉपर्टी को देखा है, क्या आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं? अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो भी एक वीडियो देखिए, हमारा रियल वीडियो है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन इतना तक बन चुका है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मार्केटिंग ऑटोमेशन चल सकता है, जो कि ऑटोमेटिक एक बन जाएगा, आपका बना बनाया रहेगा। आपका ये कोई क्लाइंट आपका मेल अगर रात को 2 बजे भी देखता है तो उसको देखने के साथ साथ बाकी का जो ऑटोमेशन का सीरीज है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। एक के बाद दूसरा मेल के बाद तीसरा एसएमएस, फिर उसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर में खुद चला जाता है, तो उनके साथ बातें होती रहते हैं। तो ये मार्केटिंग ऑटोमेशन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका सेल्स फनेल। इसके अलावा क्या ज़रूरी होता है, आपका ज़रूरी होता है सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन करना ज़रूरी होता है। आपके पास बहुत सारे रियल एस्टेट में जो लोग हैं वो ये गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा देकर अपना लीड खरीदते हैं, यानी कि आप लोग जिस तरह से 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com इन सब में लिस्टिंग करते हैं और आपको लीड्स मिलता है। लेकिन लीड्स मिलने के बाद क्या होता है, लीड्स को ज़्यादातर लीड लीकेज हो जाते हैं, यानी कि लीड के साथ आपका इंटरेक्शन उस तरह से बनता ही नहीं है। आप सोचते होंगे कि हमने तो सारे लीड्स के साथ बात की है, लेकिन बात करने से क्या होता है, आपको हो सकता है लगेगा कि लीड इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर लीड बात किया फिर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन वही लीड हो सकता है कुछ दिन बाद किसी और से घर खरीद लेता है। और वो लीड आपसे हो सकता है कुछ ऐसे जानकारी उनको मिलता है जिसके ज़रिए वो उस जानकारी के ज़रिए कहीं और जाकर
घर को खरीद लेता है। तो ज़रूरी क्या होता है, इस लीड के साथ आपका कांस्टेंट इंटरेक्शन बनना ज़रूरी होता है। तो इसमें आप सोशल मीडिया में इंटरेक्शन करते रहते हैं, तो ये लीड का होता क्या है, ये जानबूझकर ये ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं कि किसी से जानकारी लेते हैं और कहीं और जाकर खरीद लेते हैं। होता क्या है कि ये लोग जानकारी लेते हैं और ये लोग सर्च करते रहते हैं। हो सकता है बिना सर्च किए भी ये फेसबुक देख रहे हैं, दोस्तों के साथ देख रहे हैं, लेकिन उसी समय इसको पॉपअप आ जाता है या फीड आ जाता है कुछ इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट का, तो वो उसको भी देखना शुरू कर देते हैं और उसके साथ अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैच करवाते हैं। अगर उसको ठीक लगता है और उस समय कोई और ब्रोकर उनके साथ बात कर लेता है, तो वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सारे चीज़ को अरेस्ट करने के लिए आपको इनको फॉलोअर्स बनाना है, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम का, आपको आपका गूगल माई बिजनेस में आपका रिव्यूज़ अच्छा रखना है, उसमें मैसेजिंग सिस्टम अच्छा रखना है, आपको यूट्यूब में वीडियोस डालने होंगे। तो ये सारे चीज़ करके आप आपके जो लीड है उनको हर तरह से आप उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन इस तरह से देते हैं ताकि वो जब भी आपसे बात करने के बाद या पहले कभी भी सर्च करे तो आप ही का मैसेज उनको दिखता रहे। और ये होता कैसे है, आपके साथ कोई एक बार जुड़ जाता है, आपके साथ ईमेल में और किसी भी चीज़ में आपके साथ जब जुड़ जाता है, तो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से उनके फ़ोन पे या डिवाइस पे कुकीज़ इंस्टॉल हो जाते हैं। आजकल बहुत इसमें रेस्ट्रिक्शंस है, पर फिर भी अभी भी हो रहा है। कुकीज़ इंस्टॉल हो जाते हैं, तो हम लोग उनको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से वो जहाँ भी जाते हैं, उनको यही सब चीज़ दिखने लगता है। गूगल और फेसबुक के एल्गोरिथम के ज़रिए आप ही का डिजिटल प्रेज़ेंस उनको दिखने लगता है। तो जहाँ से भी वो कॉल करे, आप ही तक कॉल पहुँचेगा। इस तरह से हो जाएगा। तो ये सारे डिजिटल एसेट्स और डिजिटल आपका स्ट्रैटेजी आपको अपनाना है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रिव्यूज़। लोग आज के सिनेरियो में रिव्यूज़ बहुत चेक करते हैं। आप सोचिए कि आप छोटा-सा एक सामान अगर अमेज़न से खरीदना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हैं, तो आप कितने सारे रिव्यूज़ चेक करते हैं। तो बस उसी तरह से लोग भी आपके घर जब खरीदना चाहते हैं, तो अगर उनको रिव्यूज़ मिलते हैं, तो वो रिव्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से जाँचते हैं, परखते हैं। तो आपका रिव्यूज़ गूगल माई बिज़नेस, फेसबुक में अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी ज़रिए हैं, जहाँ कि आपके रिव्यूज़ होने होने पड़ते हैं और वो अच्छे होने पड़ते हैं और उनको ट्रैक करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपका इवन आप 99 एकर्स में लिस्टिंग करते हैं, वहाँ आपके रिव्यूज़ होते हैं, मैजिक ब्रिक्स में रिव्यूज़ होते हैं, हाउसिंग.com में रिव्यूज़ होते हैं और जहाँ-जहाँ आप लिस्टिंग करते हैं, हर जगह पे आपका रिव्यूज़ आता रहता है। तो आपका रिव्यूज़ अच्छा होना चाहिए, आपका रिव्यूज़ होना चाहिए, पहली बात तो होना चाहिए और उसके बाद अच्छा होना चाहिए। तो इसको मैनेज करना ये भी बहुत बड़ा काम है। तो ये सारे चीज़ मिलाकर आपका एक डिजिटल प्रेजेंस बनता है, डिजिटल स्ट्रेटजी आपका बनता है और ये सारे चीज़ पर आपको काम करना ज़रूरी होता है। अब आप सोच रहे हैं इतना बड़ा काम आप कैसे सँभालेंगे? पहली बात, आप खुद से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कुछ रियल एस्टेट में कुछ लोग हैं जो कि खुद कर सकते हैं। आपका खुद अगर करना चाहते हैं तो आप पहला चीज़ आपको समझना होगा, आपका बायर पर्सोना ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ये खुद आप बना सकते हैं। आपका बायर पर्सोना क्या है, आपका स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे पोस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें भी आपको ख़ास कुछ पैसा नहीं लगेगा। इसमें आपको खुद से पोस्टिंग वगैरह डालना शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है आप सारे में प्रेज़ेंट ना हो, लेकिन 1 या 2 प्लेटफ़ॉर्म पे आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और उसमें मान लीजिए यूट्यूब में करते हैं, आप खुद ही वीडियो बना लीजिए, खुद ही आपका प्रॉपर्टी दिखाना शुरू कर दीजिए, ये वीडियो डालना शुरू कर दीजिए, ये आपको पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा आप कोई बाकी जो चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा-सा आपका मेहनत ज़्यादा लगेगा, आपका थोड़ा पैसा भी लगेगा। मान लीजिए रिव्यूज़ को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा क्योंकि रिव्यूज़ को मेंटेन करना बहुत पेशेंस का काम है। दूसरा है आपका ये सेल्स फनेल आप अगर बनाना चाहते हैं, तो ये भी आप खुद बना सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी स्किल की ज़रूरत है, जो कि बहुत जल्दी आपको होना मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इस सिनेरियो में आपको एजेंसी का हेल्प लेना अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छा टाइम अगर देंगे, तो ही आप बना पाएँगे, नहीं तो वेबसाइट बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको पूरा फुल फ्लेजेड अच्छा वेबसाइट अगर बनाना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कोई अच्छा एजेंसी के साथ बात कीजिए। ओवरऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप डिजिटल प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, इमीडिएट आपको खर्चा करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप खुद से कुछ-कुछ काम करना शुरू कर सकते हैं, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मुझे पता है कि कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स सिर्फ़ यूट्यूब वीडियोज़ बनाकर अपना बहुत अच्छा लीड का
प्रेजेंस बना रहे हैं, लीड्स जनरेट कर रहे हैं और उसको उनको नर्चर कर रहे हैं। और मैं बता दूं, यूट्यूब वीडियो से आपका ऑटोमेटिक लीड आना शुरू हो जाएगा। आप अगर महीने का, मैं आपको गारंटी दे के बोलता हूँ, आप अगर महीने का आपके प्रॉपर्टीज का रियल वीडियो, लोकेशन, प्रॉपर्टी, सब कुछ का रियल वीडियोस, एक महीने में अगर 100 से 150 वीडियो लगा सकते हैं, वीडियो अपना अपना यूट्यूब चैनल में, तो आपको ना 99 एकर्स की जरूरत होगी, ना मैजिक ब्रिक्स की जरूरत होगी। आप खुद यूट्यूब वीडियो से अपना बिजनेस आराम से चला सकते हैं। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आपको आपका बिजनेस में फोकस करना है और डिजिटल मार्केटिंग का काम किसी और से करवाना है, तो एजेंसी से करवाइए। हम लोग भी करते हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में खास करके फोकस्ड है। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, हम लोग का खुद का रियल एस्टेट है और हम लोग और भी रियल एस्टेट एजेंट्स, ब्रोकर्स, बिल्डर्स का काम करते हैं। तो रियल एस्टेट में हम लोग का जानकारी भी है, समझ भी है और आइडिया भी है। तो हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं। अगर आपको हमसे काम करवाना है, हमारा नीचे दिए गया नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। किसी अच्छे एजेंसी से करवाना चाहते हैं, वो भी मैं हर समय सजेस्ट करता हूँ। थैंक यू।